Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ चुके थे रोमांटिसिज्म एंड द स्टोरी ऑफ पोलैंड। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरिस रिवॉल्ट के बारे में, जो इस रिवॉल्यूशन की कहानी में चौथा रिवॉल्ट है। पेरिस रिवॉल्ट नाम से ही पता चल रहा है कि रिवॉल्ट कहाँ होगा, पेरिस में होगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं बैकग्राउंड क्या था, फिर हम रिवॉल्ट की चर्चा करेंगे। तो देखिए, होता ये है कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ मतलब बोले तो 1800 से लेके 1850 के बीच में, इस बीच में यूरोप में हालात क्या थे। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। पॉपुलेशन, सीधी सी बात है, जब ज्यादा होगी तो उनको जॉब चाहिए, खाने पीना चाहिए, तो खाना पीने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा मिलता है जॉब से। तो हुआ ये कि जॉब सीकर्स जो है जॉब से भी ज्यादा हो गए, यानी जितनी जॉब है उससे ज्यादा जॉब तलाश करने वाले लोग हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, रेलवे वगैरह में कुछ फॉर्म निकलते हैं तो जॉब होते हैं 18,000 20,000, फॉर्म भरे जाते हैं 1 करोड़। तो मोर जॉब सीकर देन जॉब, जितने जॉब है उससे ज्यादा जॉब की तलाश करने वाले लोग हैं। ऐसे में होगा क्या, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। मान लीजिए 5,000 जॉब है और जॉब सीकर हैं 50,000, तो सीधी सी बात है कि 5,000 लोगों को जॉब मिलेगा और बाकी 45,000 लोग अनएम्प्लॉयड रहने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ रहा था, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से बेरोजगारी एकदम वाइड स्प्रेड थी। दूसरा, जो लोग जॉब कर भी रहे थे, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे जो अब खुद का बिजनेस चला रहे थे शहर में, स्पेशली कपड़े की बात की जाए, टेक्सटाइल की, तो उनके साथ एक नया मसला आया। उनके साथ मसला ये आया कि उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, वो भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत ही टफ कंपटीशन। किससे? जो मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से आ रहे थे। आपने पढ़ चुका है कि इंग्लैंड में 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब चीज़ें मशीन में बनने लगी और वो क्वालिटी अच्छी होती थी, सस्ती पड़ती थी। अब वो मशीन मेड गुड्स जो यूरोप के कंट्रीज में आ रही थी। अब इससे क्या हुआ कि ये सस्ते में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो शहर में जो जनरली हाथ वगैरह से बनाते हैं, उतना ज़्यादा मैकेनिकल सिस्टम से ये लोग नहीं कर रहे थे, बना रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ कंपटीशन फेस कर रहे थे। और इनमें से कई प्रोड्यूसर को जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। पहले समस्या हमने समझा, पॉपुलेशन बहुत बढ़ी हुई थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से और जो प्रोड्यूसर लोग, जो बिजनेसमैन लोग छोटे मोटे थे, स्मॉल प्रोड्यूसर थे, उनका भी भट्टा बैठ चुका था। अब बात कर लेते हैं किसान लोगों की। तो किसान लोग भी उस समय बहुत समस्या में थे, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी उस जमाने में यूरोप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। तो अरिस्टोक्रेसी के अंदर में ही पीजेंट्स लोग बहुत स्ट्रगल करते थे। इनको ड्यूज है, ऑब्लिगेशन है, बहुत सारा तरह का समस्या था, बहुत तरह का ड्यूज और बहुत तरह का काम करना पड़ता था अरिस्टोक्रेट्स के लिए, जिससे पीजेंट्स की लाइफ भी बहुत बेटर नहीं थी। अब इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में फूड का प्राइस अगर बढ़ जाए, खाने पीने की चीज़ों की दाम अगर बढ़ जाए, फूड के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, या एक साल ऑफ बैड हार्वेस्ट हो जाता है, तो इससे बहुत बड़े स्तर पे कंगाली हो जाएगी। यानी हार्वेस्ट तो हो रहा, बैड हार्वेस्ट का मतलब हुआ कि किसी साल फसल अच्छे से नहीं हुई, बारिश कमी हो गई, या फिर ओला गिर गया, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई। उस ज़माने में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं ना था कि भाई आप बांध बना दिए हैं जिससे आप कैनाल बना लिए हैं, जिससे आप जो है सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। उस ज़माने में ज़्यादातर डिपेंडेंस थे वो रेन वाटर पे थे। तो एक साल भी अगर उपज अच्छी नहीं हुई, या फिर फूड का प्राइस काफ़ी राइज हुआ है, तो इसकी वजह से वाइड स्प्रेड, यानी कि पूरी जगह पे फैला हुआ आपको दिखाई देगा पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म बोले तो कंगाली, फटेहाली, खस्तेहाली, उसी को कहते हैं हम लोग पॉपुलिज्म। बहुत बुरा हाल हो जाता है लोगों का। अब देखिए कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब पेरिस में, यही एक पेरिस में 1848 में ऐसा ही साल था। कैसा साल था? जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या हुआ था? फूड में शॉर्टेज हो गया था, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की कमी थी, और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पूरी तरह से बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी।
हर जगह लोग खाने पीने के लिए परेशान थे। अब बेरोजगारी बहुत तेजी से जब फैली हुई थी, पेरिस में 1848 में वही सेम चीज देखने को मिलता है जो यूरोप में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या देखने को मिलता है? फूड का शॉर्टेज हो चुका है और बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी फैल चुकी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसे हालात में लोग रोड पे आ जाते हैं। रोड पे आके क्या करते हैं? जॉब की तलाश में रोड पे आते हैं। उनको लगता है कि सरकार को बदलना ही पड़ेगा, इसके ऐसी सरकार से क्या फायदा जो हमें जॉब ही ना दे। तो इन लोगों ने पूरी तरह से रोड पे चक्का जाम कर दिया और सरकार बहुत ही सख्ते में आ चुकी थी। आपको मैंने पढ़ाया था जुलाई रिवॉल्यूशन, जो फर्स्ट टॉपिक। तो जुलाई रिवॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि बर्बन डायनेस्टी को हटाकर लुइस फिलिप को लाया गया था। बर्बन डायनेस्टी थी, उसको हटाया गया, उसको भगाया गया, लुइस फिलिप को लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब यही लुइस फिलिप, जो कि अब फ्रांस के कैपिटल पेरिस की बात की जा रही, तो फ्रांस का राजा अभी जो है लुइस फिलिप है। अब इस पूरे रिवॉल्यूशन की कहानी में असल में हम लोग जो फ्रांस की कहानी है वो दो बार पढ़ रहे हैं। पहले तो जुलाई रिवॉल्यूशन, यहाँ घटना 1830 में हुई है, और फिर दोबारा पेरिस में 1848 में रिवॉल्यूशन हो रही है, जिसमें होता ही है कि लुइस फिलिप जो कि पहली बार बन के आया है, उससे भागना पड़ता है, भाग जाता है। उसको लगता है कि मामला बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये निकल जाता है। अब ऐसे हालात में रिपब्लिक को प्रोक्लेम कर दिया गया। रिपब्लिक मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी ला दी गई वहां पे। वोटिंग, नेशनल असेंबली ने वहां रिपब्लिक को प्रोक्लेम कर दिया। वोटिंग राइट सबको दी गई, जितने भी एडल्ट मेल थे। फीमेल को अभी तक वोटिंग राइट यहाँ नहीं मिली थी, ये जाके 1946 में मिलेगी फ्रांस में। ऑल एडल्ट मेल को वोटिंग राइट दे दिया गया जिनका एज 21 ईयर से ज्यादा था। और अभी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बेरोजगारी। तो इसलिए राइट टू वर्क लोगों को दे दिया गया कि आप जॉब हासिल करना, काम करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसके लिए कई वर्कशॉप वगैरह सेटअप किए गए, नेशनल सरकार के द्वारा सेटअप किए गए, जिसे हम लोग नेशनल वर्कशॉप कहेंगे। ऐसे कई नेशनल वर्कशॉप बनाए गए, जिसे सरकारी वर्कशॉप आप कह सकते हैं, ताकि लोगों को आसानी से जॉब मिल सके। तो यहाँ पे समस्या किसकी थी? बेरोजगारी की। लोग जॉब के तलाश में थे, तो सरकार ने क्या किया? जॉब लोगों को देने के लिए कुछ वर्कशॉप सेटअप किया। आइए हम लोग जो पढ़े इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पहले जुलाई रिवॉल्यूशन, जिसमें जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ ये था कि सरकार मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हुई थी। मोनार्क था बर्बन डायनेस्टी का, वो चेंज होकर लुइस फिलिप बना था। लेकिन पेरिस रिवॉल्यूशन में लुइस फिलिप को ही भागना पड़ता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, उससे पहले हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं यूरोप का, कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दशक में, शुरुआती 50 सालों में, 1800 से 1850 में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई थी। जॉब से ज़्यादा जॉब तलाश करने वाले लोग थे, बहुत लोग बेरोजगार हो चुके थे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का एकदम बुरा हाल हो गया था। तो बहुत स्मॉल प्रोड्यूसर जो टाउन में थे, इनको कंपटीशन होने लगा किससे? मशीन मेड गुड्स जो इंग्लैंड से आ रही थी उससे। फिर हम लोग फार्मर्स की बात की जाए तो ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज और एप्लीकेशन की वजह से, अरिस्टोक्रेसी के द्वारा दबाए गए थे। इसका कंक्लूजन निकल के आया कि अगर एक बार भी फूड प्राइस बढ़ जाता या फिर हार्वेस्ट खराब हो जाता था, तो पूरी तरह से कंगाली आ जाती है यूरोप में। अब यूरोप का ही पार्ट है पेरिस। पेरिस में 1848 भी एक ऐसा ही साल रहता है। फूड शॉर्टेज बहुत बड़े स्तर पे, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पर भी कंगाली सी छाई होती है, तो लोग रोड पे आ जाते हैं और पूरी तरह से अब परेशान हाल में रोड पे आ गए। लुइस फिलिप को लगा कि हमसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगा, ये गद्दी छोड़ के भाग जाता है। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक को प्रोक्लेम किया, वोटिंग राइट सबको दे दी, सारे मेल को 21 साल के ऊपर, और वर्क जो कि लोगों की डिमांड्स थी जॉब की, तो डिमांड को पूरा करने के लिए कई वर्कशॉप वगैरह को सेटअप किया गया। आई होप कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलिशिया रिवॉल्ट के बारे में। फिर हम लोग यूनिफिकेशन की सारी कहानी डिटेल से पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की।